घटना इतनी भयावह और दर्दनाक है कि एक बार में आपको सुनाने भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अपने साथियों को ऐसी घटना अगर जानने को मिलेगी तो वह भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखेंगे और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। और जो भी साथी पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वह चैनल पर बाकी और भी स्टोरी सुनिए और हमारी इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। माहेश्वरी सदन में रात लगभग 1 बजे करीब सब लोग जाग रहे थे। प्रभात माहेश्वरी, जो कि घर के मुखिया थे, वह सोफे पर टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी और सोच में डूबे हुए थे। अचानक उन्हें अपनी बेटी प्रीति के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मैं मार दूंगी, सबको मार दूंगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबका सर्वनाश होगा। प्रीति की आवाज सुनकर प्रभात माहेश्वरी जी एक बार फिर दहल उठते हैं और अपनी बेटी के कमरे में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी शकुंतला और उनका छोटा बेटा गौरव उन्हें रोकते हैं। लेकिन प्रभात जी बार बार अपनी बेटी के पास जाने की जिद कर रहे थे। देखो गौरव, मुझे जाने दो, मेरी बेटी परेशानी में है, तकलीफ में है, मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया। गौरव कहता है, पापा, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते, आप हमारी बात को समझो। आपने देखा नहीं प्रीति कितनी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। कुछ देर पहले ही उसने आपको जान से मारने की कोशिश की। हम में से कोई भी उसके पास नहीं जा रहा। प्रभात जी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आंसुओं को देखकर गौरव और शकुंतला का मन सिकुड़ने लगता है। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत ही मलाल में हैं। वहीं दूसरी ओर प्रीति अभी भी बुरी तरह चिल्ला रही थी। वह कमरे का सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। उसने अपने दांतों से ही अपने होठों को बुरी तरह काट लिया था। होठों से रिस रिस कर खून बह रहा था। तभी घर की घंटी बजती है। शकुंतला उत्सुकता के साथ भागकर दरवाजा खोलने जाती है तो सामने देखती है कि उसका बड़ा बेटा आदित्य खड़ा है। आदित्य शकुंतला का सौतेला बेटा था, मतलब प्रभात जी की पहली पत्नी का बेटा था, और शकुंतला प्रभात जी की दूसरी पत्नी और उनका सगा बेटा गौरव था। प्रीति भी शकुंतला और प्रभात जी की बेटी थी। प्रभात जी की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए उन्होंने शकुंतला से शादी कर ली थी जब आदित्य केवल 5 साल का था। दरवाजे के बाहर न केवल अकेले आदित्य था, बल्कि उसके साथ एक साधु के वेश में तांत्रिक भी था। शकुंतला जैसे ही उन दोनों को देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, आइए बाबा, जल्दी अंदर आइए। तांत्रिक जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उसे नकारात्मक शक्तियों का आभास हो जाता है और तभी उसके कानों में प्रीति के चिल्लाने की आवाज भी आती है। वह परिवार के सभी सदस्यों से कहता है, कोई भी अंदर मत आना, मैं कमरे में अकेले ही जाऊंगा। तब गौरव कहता है, लेकिन बाबा जी, वो बहुत ही गुस्से में है। गौरव के इतना कहने पर तांत्रिक बाबा गौरव को घूर कर देखता है और कहता है, मेरे से अधिक गुस्से में नहीं है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो। इतना कहते ही वह तांत्रिक प्रीति के कमरे में चला जाता है। दरवाजा खुलते ही घर के परिवार के सदस्य भी कमरे का नजारा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कमरे का अधिकतर सामान हवा में लटका हुआ था। दीवारों पर खून की छींटें थीं और जैसे ही प्रीति घर वालों के नजरों के सामने आती है, वे लोग मारे खौफ के सहम जाते हैं। शकुंतला की तो चीख निकल जाती है। वह अपनी बेटी का वो हाल देखकर खड़े खड़े गिर जाती है, लेकिन तभी तांत्रिक दरवाजा बंद कर लेता है। गौरव और आदित्य अपनी मां को संभालते हैं। सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि अब उनकी बेटी शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर तक तांत्रिक की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह प्रीति से कुछ सवाल जवाब कर रहा था और उसके बाद वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद बिल्कुल शांति छा जाती है। कमरे से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आती और यह शांति घर वालों के मन में डर पैदा कर रही थी। प्रभात जी कहते हैं, क्या हुआ, अंदर सब ठीक तो होगा ना? आदित्य कहता है, पता नहीं पापा, पता नहीं क्यों,
मन में घबराहट हो रही है। मेरे ख्याल से हमें भी बाबा के साथ अंदर जाना चाहिए था, गौरव कहता है। लेकिन बाबा ने ही तो मना किया। पता नहीं दीदी के साथ क्या हो रहा होगा। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें तांत्रिक के चीखने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुरी तरह मार रहा है। वह लगातार चीखे जा रहा था। तांत्रिक के चीखने की आवाज सुनते ही गौरव और आदित्य रुकते नहीं हैं। वे लोग तुरंत दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि तांत्रिक कमरे की छत से उल्टा चिपका हुआ है और एक लकड़ी की रोड उसके कमर के आर पार हो रखी है। लेकिन अगले ही पर जब उनकी नजर प्रीति के चेहरे पर जाती है तो वह देखते हैं कि प्रीति के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि के भाव उभरे हुए हैं। वह तांत्रिक बाबा को देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें अजीब तरह से घूम रही हैं। लेकिन जैसे ही प्रीति की नजर अपने घर वालों पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम गुस्से में बदलने लगता है। प्रीति अपनी पलकें झपकाती है और तुरंत ही दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक हुई इस घटना से प्रीति के घर वाले सहम जाते हैं। एक बार फिर प्रभात जी अपने माथे पर हाथ रखकर सोफे का एक कोना पकड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी बेटी को ऐसी किस चीज ने पकड़ लिया है जो उसका यह हाल कर रही है। आदित्य को भी तांत्रिक की मौत का बहुत अफसोस था। फिलहाल वह तांत्रिक के शिष्यों की मदद के द्वारा तांत्रिक के शव को उस कमरे से बाहर ले आता है। तांत्रिक के शिष्य भी इतने समझदार तो थे कि वो समझे इन सब चीजों में जान का जोखिम रहता है, इसलिए वह कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि वह भी अपने गुरु की मौत का अफसोस जताते हैं और अपने गुरु की लाश को आदित्य के घर से ले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर आदित्य के घर में मातम छा जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ यह सब क्या हुआ। आज से लगभग 1 महीना पहले तक घर में सब कुछ अच्छा था, सब खुश थे। हाँ, कभी कभी गौरव और आदित्य में नहीं बनती थी क्योंकि दोनों सौतेले भाई थे, और जब कभी भी आदित्य और गौरव में किसी बात को लेकर बहस होती थी तो शकुंतला गौरव का पक्ष जरूर लेती थी। यह बात कभी कभी आदित्य को आहत तो करती थी, लेकिन वह इस बात को समझता था कि ये मेरी सगी मां नहीं है, शायद इसलिए ऐसा करती है। लेकिन फिर भी वह खुश था क्योंकि उसका परिवार पूरा था। वह शकुंतला को अपनी सगी मां से ज्यादा मानता था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद बीते कुछ दिनों से प्रीति अजीब व्यवहार करने लगी थी। कभी कभी वह अपने परिवार के सदस्यों को नहीं पहचानती थी। फिर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। पहले तो घर वालों को लगा शायद किसी बात को लेकर परेशान होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वह कमजोर होती चली गई और जब कोई उसके कमरे में जाता था तो प्रीति उस पर गुस्सा करती थी, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी। आदित्य और उसके घर वाले पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए उन्होंने शुरू में इन सब बातों पर इतना गौर नहीं किया कि ये सब कुछ भूत प्रेत का मामला भी हो सकता है। उन्हें लगा शायद कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने प्रीति को कई डॉक्टर्स को भी दिखाया। प्रीति खुद डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी और इसी की वजह से प्रभात जी और आदित्य काफी पैसा खर्च करके डॉक्टर को ही घर लेकर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीति का इलाज नहीं हो सका। दिन ब दिन प्रीति एग्रेसिव होने लगी, इसीलिए घर के सभी लोग प्रीति से थोड़ी सावधानी बरतते थे। एक दिन शकुंतला किचन में काम कर रही थी। वह उस समय घर में अकेली थी। प्रभात जी का कपड़ों का बिजनेस था जो कि काफी अच्छा चल रहा था। पैसे से भी वह भरपूर थे। कई जगह प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और इसी सिलसिले में वे लोग अहमदाबाद गए थे। प्रीति की हालत को देखते हुए अधिकतर प्रीति के कमरे में कोई नहीं जाता था। केवल शकुंतला ही खाना पानी देने के लिए प्रीति के कमरे में जाती थी और उसमें भी कभी प्रीति खाती थी, कभी नहीं खाती थी। उस दिन भी शकुंतला परेशान मन से किचन में काम कर रही थी। उसकी घर की नौकरानी आशा रसोई घर का ही कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी। तभी शकुंतला को ऐसा लगा जैसे प्रीति ने उसे आवाज लगाई और कहा, मां। अब ये आवाज तो प्रीति की ही थी, लेकिन वह अपनी मां को मां नहीं मम्मी कहती थी। शकुंतला को हैरानी हुई और उसने पलट कर देखा तो पाया कि सच में किचन के दरवाजे पर प्रीति खड़ी है। उसका चेहरा बहुत ही नीरस लग रहा है, जैसे वह बहुत ही दुख और दर्द में है।
इतने दिनों बाद प्रीति को कमरे से बाहर निकलता देख शकुंतला की आंखें भर आईं। वह तुरंत अपना काम छोड़कर प्रीति के पास गई और उसे गले से लगा लिया। प्रीति भी अपनी मां को कसकर पकड़ लेती है। वह रोने लगती है, लेकिन धीरे धीरे प्रीति की पकड़ अपनी मां पर मजबूत होती जाती है। वह अपनी मां को दबोचने लगती है। जब शकुंतला को एहसास होता है कि प्रीति मुझे दबा रही है, तब वह अपने आप को प्रीति से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति ऐसा नहीं होने देती। वह अजीब सी आवाज निकालने लगती है। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। वह कहती है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। इतना कहकर वह अपनी मां के कंधे पर काट लेती है। शकुंतला इस हमले से चीख पड़ती है और तभी घर की नौकरानी आशा भी आ जाती है। जब वह शकुंतला और प्रीति को इस हालत में देखती है तो उसके हाथ से भी सामान छूट जाता है और जमीन पर बिखर जाता है। शकुंतला की नजर जैसे ही आशा पर पड़ती है, वह उससे मदद मांगती है। आशा भी पूरी कोशिश करती है कि प्रीति को शकुंतला से अलग कर सके, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो उसे शकुंतला से अलग नहीं होने दे रही। लेकिन फिर भी आशा और शकुंतला अपनी पूरी कोशिश करते हैं और खुद को प्रीति से छुड़ा लेते हैं। प्रीति ने अपनी मां के कंधे पर इतनी जोर से काटा था कि शकुंतला के गले से खून बहने लगा था और प्रीति का मुंह भी पूरी तरह से खून में सना हुआ था। जब प्रीति अपनी मां से दूर हटती है तो वह हंसने लगती है। अपनी बेटी का यह भयानक रूप देखकर शकुंतला बहुत ज्यादा हैरानी होती है। आशा घबराकर अपने हाथ में झाड़ू ले लेती है और प्रीति को दिखाने लगती है। आशा कहती है, दूर हट यहां से। लेकिन प्रीति हंसते हंसते अपनी मां के करीब जाने लगती है। आशा समझ जाती है कि अब चेतावनी देने से कुछ नहीं होगा, उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा। इसीलिए वह झाड़ू से प्रीति पर 2-3 बार वार कर देती है, जिस वजह से प्रीति जमीन पर गिर जाती है और फिर तुरंत आशा प्रीति के दोनों हाथ कसकर पकड़ लेती है। वह चिल्लाकर कहती है, शकुंतला मैडम, इन्हें कमरे में लेकर चलो। शकुंतला भी अपने आप को संभालती है और फिर वह आशा की मदद से प्रीति को उसके कमरे में बंद कर देती है। शकुंतला घबराकर रो रही थी। आशा उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे दिलासा देती है। आशा शकुंतला से कहती है, मैडम, मैं सच बता रही हूं, प्रीति के साथ में कुछ अनहोनी हुई है, कोई बहुत ही गलत घटना हुई है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी भूत प्रेत का साया है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें इंसान का मांस खाए। क्या आपने उसकी आंखें नहीं देखी थी? उसकी आंखें प्रीति की लग ही नहीं रही थी। अब प्रीति की हालत देखकर शकुंतला के मन में भी यही डर पैदा हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह उसकी बेटी नहीं है। शकुंतला रोते हुए कहती है, तो फिर अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को किसे दिखाऊं? वो भी घर पर नहीं है, ना आदित्य है ना गौरव है। वे लोग 2 दिन बाद वापस आएंगे। मैं अकेली प्रीति को कैसे संभालूंगी? आशा कहती है, आप परेशान मत हो मैडम जी, हम 2 दिन तक प्रीति को कमरे में ही बंद करेंगे। उसका बाहर निकलना सही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह अकेला पाकर हमला कर रही है, वरना इतने दिनों से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और मैडम जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ ही हूं। शकुंतला भावुक हो जाती है और आशा का हाथ पकड़ लेती है। 2 दिन जैसे तैसे करके कट जाते हैं और फिर जैसे ही प्रभात जी अपने बेटों के साथ घर वापस आते हैं, शकुंतला सबको देखकर रोने लगती है। वह कुछ देर इस कदर रो रही थी कि बता ही नहीं पाती कि उसके रोने का कारण क्या है। फिर आशा प्रीति के साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर प्रभात जी और उनके बेटे को यकीन नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। प्रीति भला मां को क्यों काटेगी? आदित्य प्रीति के बारे में सुनकर तुरंत उसके कमरे में दौड़ता है, लेकिन तभी आशा कहती है, रुको आदित्य भैया, इस तरह से अकेले मत जाओ। आदित्य कहता है, लेकिन आप सबने छोटी को इस तरह से बंद क्यों कर दिया? वह इस तरह अकेले रहेगी तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। शकुंतला कहती है, अरे वो परेशान नहीं होगी, वो हमें परेशान कर देगी। तुम्हें नहीं पता इन 2 दिनों में उसने कितना ऊधम मचाया है। आधी आधी रात को चिल्लाती थी, दरवाजा खोलो। वह तो आशा का भला हो, ये 2 दिन मेरे साथ ही रुकी रही।
वरना मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालती। आदित्य आशा की तरफ देखता है तो वह हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, जी भैया, मैडम बिल्कुल सच कह रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए सब साथ में चलकर उनका हाल देखते हैं। फिर सभी लोग एक साथ प्रीति के कमरे में दाखिल होते हैं। वे देखते हैं कि प्रीति अपने बिस्तर पर उल्टी लेटी है और अजीब तरह से पैरों को आपस में बार बार मिला रही है। वे लोग कमरे में दाखिल होते हैं तो प्रीति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जैसे कि तैसे लेटी रहती है, बल्कि वह कोई गाना गुनगुनाने लगती है। आदित्य बहुत ही आराम से प्रीति के करीब जाकर बैठ जाता है। वह प्रीति की शक्ल देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। प्रीति बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो रहे थे, होंठ भी लगभग काले हो रहे थे। आदित्य प्रीति के सिर पर धीरे से हाथ फेरता है और कहता है, छोटी, क्या हुआ तुझे? इतने में ही गौरव भी प्रीति के सामने आ जाता है और कहता है, हाँ, क्या हुआ? हमने सुना तूने मां को काट लिया था। यह सुनते ही प्रीति तुरंत उठकर बैठ जाती है। वह इतने अजीब ढंग से उठकर बैठी थी कि उसके उठने के तरीके को देखकर आदित्य और गौरव दोनों ही घबरा जाते हैं और आदित्य तो बिस्तर से उछलकर खड़ा हो जाता है। प्रीति गुस्से से गौरव को घूरने लगती है और फिर धीरे धीरे प्रीति की आंखों की जो काली कठपुतली थी वह छोटी होने लगती है। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। गौरव इतना घबरा जाता है कि वह एक एक कदम पीछे हटने लगता है। गौरव को पीछे हटता देख प्रीति बहुत जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से कि सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और फिर प्रीति के मुंह से भी खून निकलने लगता है। आदित्य को लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह सबको लेकर बाहर चला जाता है। सबके बाहर जाते ही प्रीति भी शांत हो जाती है। प्रभात जी हैरान परेशान थे। वह कहते हैं, शकुंतला, ये हमारी बेटी को क्या हुआ? गौरव कहता है, मुझे तो लगता है प्रीति पागल हो गई है, हमें उसे पागल खाने एडमिट करा देना चाहिए। तभी आदित्य गौरव पर चिल्लाता है, अरे गौरव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भाई हो उसके। गौरव कहता है, मैं गलत क्या कह रहा हूं? एक आम इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। हमें उसे किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अगर वह घर में रहेगी तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। देखो, मां के जख्म अभी तक नहीं भरे। इन सब के बीच आशा भी अपनी राय रखती है और वह कहती है, आदित्य भैया, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। आदित्य कहता है, हां कहो। आशा कहती है, देखिए, प्रीति को कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है, उस पर कुछ ऊपरी असरात ही है, कोई साया या प्रेत, क्योंकि एक पागल इंसान भी ऐसी हरकतें नहीं करता। आप मेरी बात का यकीन करो। मैंने देखा था जब प्रीति ने मैडम जी को कसकर पकड़ता, ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति के अंदर कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। जबकि प्रीति तो कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही, तो उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? देखने में वो कमजोर लग रही है, लेकिन जब उसने मैडम को पकड़ रखा था तो उसके अंदर बहुत ताकत दिखाई दे रही थी। आशा की बात सुनते ही आदित्य सोच में पड़ जाता है, लेकिन प्रभात जी कहते हैं, आशा, बकवास बंद करो, अंधविश्वास की भी हद होती है। यह सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आशा बेचारी शांत हो जाती है। शकुंतला भी क्या कहती, वह खुद किसी क्षमकश में उलझी हुई थी। आशा की बात का प्रभात जी पर तो कोई असर नहीं होता, लेकिन आदित्य और गौरव आशा की बात पर विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे लोग भी कुछ नहीं कहते। प्रभात जी, जो कि अपनी बेटी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थे, वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी बेटी पर कोई भूत प्रेत का साया हो सकता है। वह अभी भी किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में थे, लेकिन फिर एक दिन उन्हें भी यह बात माननी पड़ती है कि प्रीति सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। रात का लगभग 1 बज रहा था। सभी लोग अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे। शकुंतला और प्रभात जी को वैसे भी अब रात रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि वे प्रीति को लेकर हमेशा चिंता में रहते थे। वे उस रात भी सोच में डूबे हुए थे और तभी प्रीति के दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। पहले तो वो आवाज 1 या 2 बार ही आती है, लेकिन फिर वो आवाज तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति का दरवाजा कोई बहुत बुरी तरह पीट रहा है।
शकुंतला और प्रभात जी तुरंत अपना बिस्तर छोड़कर प्रीति के कमरे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि आदित्य भी वहां आ चुका है और प्रीति का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा शायद अंदर से लॉक था, इसलिए खुल नहीं रहा था। आदित्य जैसे ही अपने माता पिता को देखता है वह कहता है, पापा, मुझे लगता है छोटी मुसीबत में है और यह दरवाजा भी नहीं खुल रहा, अब क्या करें। प्रभात जी के हाथ पैर कंपकपाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह कोशिश करते हैं। तब तक गौरव भी आ जाता है। वह अपनी मां से घबराकर पूछता है, मम्मी क्या हुआ, यह आवाज कैसी आ रही थी। शकुंतला अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, बेटा, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अंदर अंदर प्रीति भी अकेली है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुल जाता है और सामने जो नजारा था उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रीति कमरे की छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसे कोई सपोर्ट भी नहीं था, बस पैरों को छत से चिपकाए हुई थी। बाल खुले हुए थे, हाथ नीचे की ओर लटके हुए थे। आंखें अजीब ढंग से छोटी बड़ी हो रही थीं। प्रीति का वो हाल देखकर प्रभात जी एकदम प्रीति को संभालने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी प्रीति एक ही झटके में जमीन पर सीधी खड़ी हो जाती है और इसी वजह से प्रभात जी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। प्रीति धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ती है, फिर उनके करीब जाकर उन्हें सूंघती है। प्रभात जी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। प्रीति अपने पिता के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर एकदम प्रभात जी की बाजू पर काट लेती है। प्रीति इतना जोर से काटती है कि प्रभात जी के बाजू का थोड़ा सा मांस का टुकड़ा प्रीति के मुंह भी चला जाता है और वो उस टुकड़े को बड़े चाव से चबाने लगती है। प्रभात भी दर्द के मारे चिल्ला उठे थे। आदित्य और बाकी सभी प्रभात जी को संभालते हैं। आदित्य की नजर जब प्रीति पर पड़ती है तो वह देखता है कि प्रीति अपने दोनों पैरों को अजीब तरह से गोल गोल घुमा रही है, लेकिन ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं था। आदित्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर के लिए वह चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर प्रीति के साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही वह इस बात को समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है सामान्य नहीं है। फिलहाल वह यह समझता है कि इस समय हमें प्रीति से दूर रहना चाहिए और इसीलिए आदित्य सभी को प्रीति के कमरे से बाहर ले जाता है। वह अपने पिताजी प्रभात से कहता है, पापा, मुझे लगता है आशा दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी। छोटी को कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बात कुछ और ही है। आदित्य की इस बात पर प्रभात जी भी हाँ में सिर हिलाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, लेकिन अब हम क्या करें और प्रीति के साथ यह सब कुछ कैसे हुआ। आदित्य कहता है, यह तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जल्द ही हम इस बात का पता लगा पाएंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं छोटी को कुछ नहीं होने दूंगा। गौरव ने भी उसी समय डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर आए और उन्होंने प्रभात जी की मरहम पट्टी कर दी। उस पूरी रात घर के सभी सदस्य जागे रहे। अगले दिन जब आशा आई तब आदित्य ने आशा से प्रीति के बारे में बात की और यह भी पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है। तब आशा ने कहा, आदित्य भैया, वैसे तो बहुत सारे तांत्रिक और बाबा हैं, लेकिन मैं एक तांत्रिक को जानती हूं जो भूत भगाने में बहुत एक्सपर्ट है। आप चाहे तो एक बार उनसे मिल सकते हैं, वह मेरे घर के पास ही रहते हैं। आदित्य आशा की बातों पर यकीन करता है और उसके बताए अनुसार एक पते पर चला जाता है। उस जगह पर आदित्य तांत्रिक भोलानाथ से मिलता है। वह देखता है कि उस तांत्रिक के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ है। कुछ लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं तो कुछ लोग बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भीड़ देखकर ही आदित्य को ऐसा लगता है कि यह भोलानाथ बहुत ही बढ़िया तांत्रिक होगा। आदित्य का विश्वास जागने लगता है और फिर एक दिन वह भोलानाथ को अपने घर अपनी बहन को दिखाने के लिए लाता है और फिर उस दिन उस तांत्रिक के साथ वही घटना होती है जो आपको मैंने स्टोरी की शुरुआत में बताई थी। भोलानाथ पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रीति के पास गया तो था, लेकिन जब दरवाजा खुला तब भोलानाथ का केवल शव ही मिला। उसके शिष्य को भी यकीन नहीं था कि उसके गुरु के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ, तांत्रिक बनने में हमेशा से रिस्क रहा है और वो रिस्क भोलानाथ को उठाना पड़ा।
फिलहाल अब आदित्य और भी परेशान हो चुका था। साथ ही उसके घर वालों को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का इलाज कैसे हो सके। उस तांत्रिक की मौत के बाद शकुंतला और प्रभात जी अपने अधिकतर रिश्तेदारों से किसी अच्छे तांत्रिक बाबा या गुरु के बारे में पता कर रहे थे, और फिर उन्हें एक रिश्तेदार ने ऐसे गुरु से मिलाया जो एक सिद्ध पुरुष थे और जिन्हें 10 महाविद्या में महारत हासिल थी। उनका नाम था स्वामी चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु जी एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनको देखने में ही संतुष्टि प्राप्त होती थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, ऐसा लगता था कि वह साक्षात देवता है। आदित्य और उसका परिवार चंद्र प्रभु जी से मिलने के लिए गिरनार के पर्वत पहुंचे। वहां उनका एक छोटा सा आश्रम था। जब वे लोग चंद्र प्रभु से मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि यह तो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है, क्योंकि उनकी वेशभूषा एक साधु के जैसी ही थी। देखने में वह तांत्रिक कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे थे। आदित्य को पहली नजर में लगा, यह मेरी बहन का इलाज कैसे कर लेंगे? यह तो भिक्षा मांगने वाले साधारण से साधु लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आदित्य उनसे बातें करता गया, वैसे वैसे आदित्य को उस साधु में एक सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देने लगी, एक आत्मविश्वास दिखाई देने लगा और एक भरोसा होने लगा कि हाँ, यह एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है। चंद्र प्रभु जी के सामने शकुंतला और प्रभात जी बार बार रोए जा रहे थे और चंद्र प्रभु जी से उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। इसलिए वह फैसला करते हैं कि वह आज रात ही ट्रेन से प्रभात जी के साथ उनके घर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी असली समस्या क्या है, और वो ठीक ऐसा ही करते हैं। वे लोग रात की ट्रेन से राजस्थान के नागौर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रभात जी का घर था। उनके घर का नाम माहेश्वरी सदन था, जो बाहर से देखने में किसी मंदिर की भांति लगता था, क्योंकि प्रभात जी को ऐसा लगता था कि उनका परिवार दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक ऐसे संयुक्त परिवार की मिसाल है जो आज के जमाने में देखने को नहीं मिलते। फिलहाल वे लोग सुबह तक नागौर पहुंच जाते हैं और जैसे ही चंद्र प्रभु जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक उनके शरीर में एक झुनझुनी पैदा होने लगती है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि हाँ, इस घर में किसी बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का वास है। घर में प्रवेश करते ही जब उन्हें एहसास होता है तो वह मन ही मन मंत्रों का उच्चारण जारी करते हैं। चंद्र प्रभु जी कुछ देर बैठक के एक सोफे पर बैठे रहते हैं और ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें एक किरण नजर आती है। वह उस किरण के पीछे जाते हैं और सीधे रसोई घर में पहुंच जाते हैं। चंद्र प्रभु जी किचन में प्रवेश करते हैं और किचन में चारों तरफ अच्छी तरह से देखने लगते हैं। किचन में लकड़ी की बहुत सारी अलमारियां बनी हुई थीं। वह शांति के साथ एक अलमारी को खोलते हैं और वहां कुछ ढूंढने लगते हैं। फिर उनके हाथ एक लकड़ी लगती है जो कि जली हुई काली सी थी। वह उस लकड़ी को उठाकर कहते हैं, यह है इस घर में अशांति की असली वजह। उस लकड़ी को देखकर शकुंतला सबसे ज्यादा हैरान रह जाती है। उसके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे उसने इस लकड़ी को पहले भी कभी देखा है, और स्वामी जी इस बात को भांप लेते हैं। हालांकि घर का कोई अन्य सदस्य शकुंतला पर ध्यान नहीं देता। स्वामी जी पूछते हैं, ये लकड़ी यहां किसने रखी? शकुंतला कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन न जाने क्या बात उसे रोक रही थी। चंद्र प्रभु जी 2-3 बार पूछते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर वह लकड़ी कहां से आई। आदित्य कहता है, स्वामी जी, हमें नहीं पता ये लकड़ी कहां से आई है। शायद मम्मी को ही पता हो, क्योंकि किचन में मम्मी ही काम करती हैं। आदित्य और गौरव शकुंतला की ओर देखते हैं, लेकिन शकुंतला निशब्द थी। चंद्र प्रभु जी बात को खत्म करते हुए कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बाहर चलिए, मैं अभी पता लगा लूंगा कि आखिर यह लकड़ी यहां क्या कर रही थी। इतना कहते ही शकुंतला के चेहरे पर और भी ज्यादा डर दिखने लगता है। चंद्र प्रभु जी शकुंतला से उनके घर का पानी मांगते हैं। शकुंतला एक गिलास में थोड़ा पानी देती है। इसके बाद चंद्र प्रभु जी उस पानी पर कुछ पढ़कर फूंक देते हैं और बहुत ही शांति के साथ प्रीति के कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। प्रीति अपने बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी,
जैसे अपने दांत को आपस में बजा रही है। दरवाजा खुला था। घर के सभी सदस्य बाहर से प्रीति को देख रहे थे। चंद्र प्रभु जी प्रीति के ऊपर गिलास का थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं, लेकिन प्रीति उठकर नहीं बैठती। इसके बाद चंद्र प्रभु जी प्रीति से कहते हैं, उठो। लेकिन प्रीति हंसने लगती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। चंद्र प्रभु जी शकुंतला जी की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर की थोड़ी सी हल्दी चाहिए। शकुंतला जल्दी से थोड़ी सी हल्दी लेकर चंद्र प्रभु जी को दे देती है। स्वामी जी हल्दी पर कुछ मंत्र पढ़कर उसे पानी में घोलकर फिर प्रीति के ऊपर छिड़कते हैं। तब जाकर प्रीति अजीब तरह से छटपटाने लगती है और फिर गुस्से से उठकर बैठ जाती है। प्रीति गुस्से में चिल्लाती है। वो एक आदमी की आवाज में कहती है, क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, चला जा यहां से। चंद्र प्रभु जी मन ही मन कुछ पढ़ते हुए प्रीति के सिर पर हाथ रख लेते हैं। वह इस तरह से हाथ रखते हैं कि उनका पूरा हाथ प्रीति के सिर पर होता है और अंगूठा प्रीति के माथे पर होता है, जहां पर औरतें बिंदी लगाती हैं। वह उसके माथे को कसकर दबाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके प्रीति के ऊपर फूंकते हैं। फिर पूछते हैं, कौन है तू, इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। पहले तो प्रीति काफी गुस्सा करती है। वह स्वामी जी से खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। फिर अचानक ही वह हंसने लगती है। बदलते व्यवहार को देखकर घर वाले बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे। शकुंतला तो प्रभात जी से चिपटकर बुरी तरह रो रही थी। स्वामी जी प्रीति के माथे को और भी ज्यादा तेजी से दबाते हैं, क्योंकि जब वो ऐसा कर रहे थे तो प्रीति के अंदर जो भी एंटिटी थी उसे तकलीफ हो रही थी। और फिर प्रीति कहती है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। प्रीति हंसते हुए कहती है, क्या करेगा जानकर कि मैं कौन हूं। प्रीति के अंदर जो भी एंटिटी थी, जब वह बात कर रही थी तो बहुत जल्दबाजी में बात कर रही थी। स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि तुम इस लड़की को तकलीफ दे रहे हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस लड़की के शरीर पर कब्जा करने का। प्रीति एक बार फिर जोर से हंसती है और जल्दी जल्दी बोलती है, क्यों नहीं है, इस लड़की ने ही मुझे लालसा से बुलाया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। स्वामी जी पूछते हैं, लालसा, कैसी लालसा। ये सुनते ही प्रीति शांत हो जाती है। स्वामी जी दोबारा पूछते हैं, बता कैसी लालसा। प्रीति एक बार फिर हंसती है और कहती है, तुम क्या जानोगे, क्या करोगे जानकर। अरे इस लड़की को मेरे हवाले ही रहने दो, वैसे भी ये लड़की अच्छी नहीं है। ये सुनते ही स्वामी जी गुस्से में प्रीति के बालों को पकड़कर खींच देते हैं, जिससे अंदर की एंटिटी को तकलीफ होती है और वह गुस्से में कहती है, मैं सच कह रहा हूं, मुझे यह लड़की नहीं छोड़नी है। अरे यह तो अपने भाई की नहीं हुई, इस लड़की को मेरे हवाले ही रहने दो। यह सुनते ही स्वामी जी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। उनकी पकड़ ढीली हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी पकड़ को दोबारा मजबूत करते हैं और पूछते हैं, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम। इसके बाद प्रीति अपनी मां की तरफ देखती है। वह अपनी मां को अजीब तरह से घूरती है और फिर हंसते हुए कहती है, क्यों शकुंतला, वहां क्यों खड़ी है, यहां आना। ये बात अपने स्वामी को बताती क्यों नहीं है। तेरी बेटी का हाल तेरी ही वजह से हुआ है। प्रीति के मुंह से यह सारी बातें सुनकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्वामी जी के मन में एक शंका ने जन्म ले लिया था, इसलिए वह प्रीति से और सवाल जवाब करते हैं। वह पूछते हैं, शकुंतला, तुमने तो प्रीति के शरीर पर कब्जा कर रखा है, तो अब शकुंतला से क्या काम है। प्रीति आंखें गोल गोल घुमाते हुए स्वामी जी की ओर देखती है और कहती है, इसी ने ही तो अपनी बेटी से यह काम करवाया है। स्वामी जी पूछते हैं, कैसा काम। प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है और फिर कहती है, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। फिर अगले ही पल वह शकुंतला की ओर देखकर कहती है, बता दूं। शकुंतला इस तरह से नजरें चुराने लगती है जैसे उसने कोई गलती की हो। चंद्र प्रभु जी समझ जाते हैं कि यह जो कुछ भी हो रहा है इसमें शकुंतला भी शामिल है। इस बार वह ज्यादा देर नहीं करते और प्रीति को बालों से पकड़कर बेड से नीचे गिरा देते हैं। उसे काफी तेज चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह हंसती रहती है।
प्रीति के अजीब व्यवहार को देखकर शकुंतला तुरंत कमरे में जाती है और स्वामी जी से कहती है, स्वामी जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। जरूर इसके अंदर कोई भूत घुस गया है, वह इसे मार देगा। कैसे भी करके आप इस भूत को भगा दीजिए। इतना कहकर शकुंतला प्रीति के अंदर मौजूद ऊर्जा को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे प्रीति के अंदर मौजूद शक्ति को गुस्सा आने लगता है और वह कहता है, ए शकुंतला, क्या बहुत सीधी बन रही है, बहुत भोली बन रही है, मुझे भगाने की बात कर रही है। तू और तेरी बेटी तो इस आदित्य को मरवाना चाहते थे ना, इसलिए तो मुझे बुलाया था। यह सुनते ही शकुंतला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह हैरानी से प्रीति को देखने लगती है और घबराकर नजरें चुराने लगती है। अगले ही पल शकुंतला कहती है, क्या बकवास कर रहा है कौन तू? मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है। प्रीति के अंदर से आवाज आती है, मैं पूरन हूं, पूरन, एक प्रेत, एक ऐसा प्रेत जो लोगों को मौत के करीब लेकर जाता है और दर्दनाक मौत देता है। भूल गई क्या मुझे? प्रीति के मुंह से यह सुनने के बाद बाहर खड़ा आदित्य हैरानी से प्रीति को देख रहा था। प्रीति आदित्य की ओर देखकर कहती है, तू क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? मैं सच कह रहा हूं, यह तेरी मां बहनें नहीं है ना? यह कहकर प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है, फिर कहती है, वैसे तो ये तुझे मरवाने के लिए लाई थी, लेकिन मुझे प्रीति अच्छी लगी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रीति फिर हंसने लगती है। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए स्वामी जी अपने थैले से एक रुद्राक्ष की माला निकालते हैं, लेकिन तभी प्रीति उन पर हमला कर देती है और उनके सीने पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे स्वामी जी तेजी के साथ दीवार से जा टकराते हैं। प्रीति ने एकदम ही उग्र रूप ले लिया था। वह जमीन से कुछ फीट ऊपर उठती है और एक बार फिर स्वामी जी को मारती है। यह देखकर गौरव और आदित्य अपनी जान की परवाह किए बिना स्वामी जी को बचाने के लिए भागते हैं और बहुत ही मुश्किल से प्रीति को कंट्रोल करते हैं। फिलहाल वे दोनों स्वामी जी को बाहर ले आते हैं। कुछ देर में जब स्वामी जी नॉर्मल होते हैं, तब वह कहते हैं, मुझे शकुंतला जी से बात करनी है, कहाँ है वो? शकुंतला उस समय अपने कमरे में हैरान और परेशान बैठी थी। आखिर वह किस बात को लेकर परेशान थी? स्वामी जी जब आदित्य और गौरव से शकुंतला को बुलाने के लिए कहते हैं, तब आदित्य स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी क्या हुआ? मां को क्यों बुला रहे हो? स्वामी जी कहते हैं, बुलाओ उसे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। आदित्य कहता है, लेकिन मां की तबीयत खराब हो रही है, उनके बीपी हाई हो गया है, प्रीति की हालत उनसे देखी नहीं जा रही। स्वामी जी कहते हैं, हालत तो अपने आप ही खराब होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे शकुंतला भी शामिल है। गौरव पूछता है, आप क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी साफ साफ बताइए। स्वामी जी कहते हैं, अभी तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन मैं शकुंतला से बात करने के ही बाद ही कुछ बता पाऊंगा, उसे बुलाकर लाओ। गौरव मां को बुलाने चला जाता है। वह अपनी मां से कहता है, मां आप बाहर चलिए, स्वामी जी को आपसे कुछ बात करनी है। शकुंतला घबराते हुए कहती है, मुझसे क्या बात करेंगे? यहां मुझसे बात करने के लिए आए हैं या प्रीति का इलाज करने के लिए? उनसे उस भूत को तो भगाया नहीं जा रहा, मुझसे क्या पूछेंगे? गौरव कहता है, मां इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम हैं तो आपके साथ, आप चलिए। गौरव अपनी मां को सहारा देकर खड़ा करता है और बाहर ले जाता है। हालांकि शकुंतला बाहर नहीं जाना चाहती थी। स्वामी जी वही लकड़ी जो उन्हें किचन में दिखाई दी थी, उस लकड़ी को दिखाते हुए शकुंतला से कहते हैं, शकुंतला सच सच बताओ, इस लकड़ी का क्या राज है? इस लकड़ी के बारे में तुम जानती हो ना? शकुंतला नजरें चुराकर ना में गर्दन हिला देती है। तब स्वामी जी चिल्लाकर कहते हैं, झूठ मत बोलो, वह पूरन प्रेत झूठ नहीं बोल रहा। स्वामी जी के चिल्लाने से शकुंतला एकदम घबरा जाती है और कहती है, मैं क्या कहूं, मैं परेशान हूं, शायद गलती मेरी ही है। इतना कहकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगती है। वह जमीन पर गिर जाती है और रोती ही रहती है। अपनी मां का यह हाल देखकर आदित्य से नहीं रुका जाता और वह अपनी मां को संभालता है। मां क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अपने आप को संभालो, प्रीति ठीक हो जाएगी।
शकुंतला आदित्य को अपने से दूर करते हुए कहती है, मत कह मुझे मां, मैं तेरी मां नहीं हूं। आदित्य को यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है। साथ ही प्रभात जी को भी हैरानी होती है कि शकुंतला यह क्या कह रही है। आदित्य भावुक होकर कहता है, मां, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप ही मेरी मां हो। बात क्या है? बात बताओ और स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं। तब स्वामी जी कहते हैं, लगता है शकुंतला को बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं बताता हूं। प्रीति के शरीर में जो भी प्रेत है वह कोई साधारण प्रेत नहीं है। यह अपने आप से आया हुआ प्रेत नहीं है। उसे बुलाया गया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने के लिए। ये प्रेत अपने आप कभी आते ही नहीं है। और यह लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हो, यह उस प्रेत को बुलाने की निशानी है। यह लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे घर में तुम्हारी किचन से मिला है, जहां पर तुम्हारी मां या तुम्हारी बहन ही काम करती होगी। यह लकड़ी का टुकड़ा भी इन्होंने ही रखा होगा। ठीक उसी समय आशा भी घर में आ जाती है और वो यह बातें सुन लेती है। वह कहती है, स्वामी जी, किचन में तो मैं भी काम करती हूं। स्वामी जी तीखी नजरों से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तो क्या यह लकड़ी का टुकड़ा तुमने रखा है? आशा उस लकड़ी के टुकड़े को गौर से देखती है, फिर कहती है, नहीं, मैंने यह नहीं रखा। यह तो लकड़ी जैसा लग रहा है। क्या है यह? स्वामी जी कहते हैं, यह प्रेत का आवाहन करने का यंत्र है, कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। शकुंतला, अब बता भी दो। शकुंतला बेचैनी के साथ खड़ी होकर कहती है, हाँ, मैं ही हूं इन सब की असली वजह। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी बेटी के साथ ही गलत हो जाएगा। मैंने तो इस आदित्य को अपने रास्ते से हटाने की सोची थी। मुझे क्या पता था इन सब में मेरी बेटी ही फंस जाएगी। शकुंतला के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद प्रभात जी से रुका नहीं जाता। वह गुस्से में शकुंतला से कहते हैं, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या बोल रही हो आदित्य के बारे में? शकुंतला गुस्से में कहती है, हां, मैं सही कह रही हूं, मैं सच कह रही हूं। मुझे आदित्य शुरू से ही नहीं पसंद था और जब उसने आपका कारोबार संभाला तब इसने मेरे मन में नफरत पैदा कर दी। और आप भी कारोबार का सारा काम आदित्य से ही कराते थे। क्यों? मेरे बेटे पर जिम्मेदारी क्यों नहीं रखी? इसीलिए मैंने आदित्य को अपने रास्ते से हटाने की सोच ली, क्योंकि मैं जानती थी कि आप प्रॉपर्टी के हिस्से में आदित्य को ज्यादा दे सकते हो। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपनी सौतन के बेटे को पाल लिया, मेरे लिए काफी था। उसके लिए अपनी बेटे की जिंदगी खराब होती हुई देखूं, मैं यह नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर प्रभात जी को यकीन ही नहीं होता कि शकुंतला क्या क्या सोच रही थी। वह कुछ देर के लिए गहरे सदमे में चले जाते हैं। आदित्य की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। गौरव, जिसने कभी अपने भाई के बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि वह अधिकतर काम से दूर रहा करता था। प्रभात जी शकुंतला से कहते हैं, शकुंतला, यह तुमने क्या क्या सोच लिया? तुम ऐसा कैसे समझ सकती हो कि मैं अपने दोनों बेटों में भेदभाव करूंगा? मैं जानता हूं भले ही गौरव कारोबार का काम नहीं देखता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं उसे अपने जायदाद से कम बरती दूंगा या बेदखल कर दूंगा। अरे, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं इसे एक जिम्मेदार इंसान बना दूंगा? और रही बात काम कारोबार ना संभालने की, तो गौरव को बिगाड़ा भी तो तुम ही ने है। याद करो, पिछले 2-2.5 सालों से मैं इसके पीछे पड़ा था कि मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाएं। जब यह मना करता था तब तुम ही इसका पक्ष लिया करती थी, और जब तुमने देखा कि मैंने सारी जिम्मेदारी आदित्य को सौंप दी तो आदित्य को ही अपना दुश्मन बना लिया। अगर ऐसा ही था तो तुम्हारा असली दुश्मन तो मैं हूं ना, क्योंकि उसे काम कारोबार का भार मैंने दिया। उसने मुझसे छीना नहीं जो तुम उसकी जिंदगी छीनने जा रही थी। शकुंतला रोते हुए कहती है, तो मैं और क्या करती मैं? मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए मैं एक तांत्रिक से मिली और उससे कहा कि मैं आदित्य को अपने रास्ते से इस तरह से हटाना चाहती हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे तांत्रिक का पता प्रीति ने ही बताया था। जब मैं और प्रीति तांत्रिक से मिले
तब उन्होंने मुझे ये लकड़ी का टुकड़ा देकर कहा था कि टुकड़े को 11 दिन तेज धूप में रखने के बाद इसे आदित्य के कमरे में रख दूं, और उन्होंने यह भी कहा था कि 11 दिन के बाद यह लकड़ी आदित्य के पास जरूर चली जानी चाहिए। उसके बाद लकड़ी जिस किसी ने भी छुई वह संकट में आ जाएगा। मैं अधिकतर घर के कामों में लगा रहती थी। ऐसे में प्रीति ने मुझसे कहा कि लकड़ी की चिंता आप मुझ पर छोड़ दो, इसलिए वो लकड़ी मैंने उसे दे दी। प्रीति भी कभी कभी घर के कामकाजों में मेरा हाथ बंटा दिया करती थी। पता नहीं उसने इस लकड़ी के टुकड़े को किचन में क्यों रख दिया। मुझे तो लगता है 11 दिन बाद उस लकड़ी के टुकड़े को प्रीति ने ही छू लिया होगा। तभी स्वामी जी कहते हैं, लगता नहीं है, प्रीति ने ही छू लिया है और इसलिए उसकी ये हालत हुई है। ऊपर से प्रीति ठहरी एक लड़की। दुष्ट प्रेत को वैसे भी लड़की का शरीर बहुत ही अच्छा लगता है, और एक बार उनकी नजर लड़की पर पड़ जाए तो वह इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। शकुंतला रोते रोते स्वामी जी के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, स्वामी जी, मैं क्या करूं? आप हमारी कुछ मदद कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। स्वामी चंद्र प्रभु कहते हैं, इसका बचाव इतना आसान नहीं है कि मैं कर सकूं। इसके लिए तुम परिवारजनों में से किसी एक को आगे आना होगा। प्रभात जी पूछते हैं, मतलब क्या करना होगा हमें? स्वामी जी कहते हैं, तुम्हें एक साधना करनी होगी जो अत्यंत कठिन और गुप्त साधना है। उस साधना को एक जवान पुरुष ही भली प्रकार कर सकता है, क्योंकि वह कठिन तप है। साधना का नाम सुनते ही आदित्य के घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि साधना करना आसान नहीं होता, यह सभी अच्छी तरह जानते थे। आदित्य पूछता है, कैसी साधना और क्या वो साधन हम में से कोई कर सकता है? स्वामी जी कहते हैं, हाँ, वह है 52 वीरों की साधना। पूरन प्रेत ने प्रीति के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर वह उसके शरीर को छोड़ेगा तो फिर उसे मार देगा और उसकी आत्मा को अपने साथ अपने लोक में ले जाएगा, क्योंकि पूरन का संबंध न केवल उसके शरीर से हो चुका है, बल्कि उसकी आत्मा और उसकी शरीर में बसे रक्त की एक एक बूंद से हो चुका है। अगर हमें प्रीति को बचाना है तो सबसे पहले उसकी रगों में दौड़ रहे प्रेत को निकालना होगा, और यह काम कोई खूनी रिश्ता ही कर सकता है। यह सुनते ही शकुंतला कहती है, स्वामी जी, मुझे बताइए वह साधना कैसे होगी? मैं साधना करने के लिए तैयार हूं। स्वामी जी कहते हैं, शकुंतला, साधना के लिए तुम्हारा शरीर उचित नहीं है। मैंने बताया ना, इसके लिए कोई नौजवान उपयुक्त रहेगा, क्योंकि उसने एक लड़की के शरीर पर कब्जा कर रखा है। हाँ, अगर यह साधना केवल सिद्ध के लिए की जाए तो तुम कर सकती हो, लेकिन इसके बाद उस प्रेत से लड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से यह साधना आदित्य या गौरव में किसी एक को करनी चाहिए। साधना का नाम सुनते ही गौरव के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वह तुरंत कहता है, मैं साधना नहीं कर सकता। मुझे पता है साधना में संस्कृत भाषा में श्लोक भी बोले जाते हैं। मैं ठीक से हिंदी नहीं पढ़ पाता, संस्कृत क्या बोलूंगा? स्वामी जी, मेरे बस की बात नहीं है। गौरव के मुंह से यह सुनकर शकुंतला गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, नालायक, तेरी बहन की जिंदगी और मौत का सवाल है और तू इस तरह से पीछे हट रहा है। गौरव गुस्से में अपनी मां से कहता है, उसे इस दौराहे पर आपने लाकर खड़ा किया है। आप ही आदित्य भैया की जान की दुश्मन बनी थी और खुद ही उसमें कूद गई। ये गलती आपकी है, मेरी नहीं। और रही बात प्रीति की, तो प्रीति भी अपनी गलती की सजा भुगत रही है। ये सुनते ही शकुंतला की आंखों से तेज धार में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं गौरव की बात भी ठीक ही थी। घर के सदस्यों में बहस छिड़ गई थी। तभी आदित्य स्वामी जी से पूछता है, स्वामी जी, मैं भी तो साधना कर सकता हूं ना? छोटी मेरी बहन है। स्वामी जी कहते हैं, हां, बिल्कुल कर सकते हो। भले ही प्रीति और तुम्हारी मां एक नहीं है, लेकिन पिता तो एक ही है। तुम्हारे और प्रीति के रगों में तुम्हारे पिता का खून दौड़ रहा है, इसलिए तुम्हारा खून का रिश्ता ही है। आदित्य कहता है, तो ठीक है स्वामी जी, मैं साधना करने के लिए तैयार हूं। मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि आखिर यह 52 वीरों की साधना कैसे की जाएगी? स्वामी जी कहते हैं, देखो 52 वीर,
52 भैरव के द्वारपाल हैं। इनके पास बहुत शक्तियां होती हैं और 52 वीरों में एक वीर है बामत वीर। तुम्हें पूरे 52 वीरों की पूजा करनी है, लेकिन आवाहन केवल बामत वीर का करना है। यह एक ऐसा वीर है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और उग्र है और तुम्हारी बहन के शरीर में प्रवेश किए हुए प्रेत को निकालने में कारगर है। इसके लिए तुम्हें 11 दिनों की उपासना करनी होगी। वैसे तो 52 वीरों की साधना के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम 52 के 52 वीरों को सिद्ध कर सको। इसलिए तुम्हें केवल एक वीर, जिसका नाम बामत है, उसे सिद्ध करना होगा। इसके लिए तुम्हें एकांत जगह अकेले रहकर साधना करनी होगी। साधना रात के 9 बजे के बाद होगी और साधना काल में तुम्हें किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। न केवल साधना काल में, बल्कि इन 11 दिनों में भी तुम्हें लोगों से ना के बराबर ही बात करनी है। और हां, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। वैसे तो यह एक तामसिक साधना है, लेकिन फिर भी इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। स्वामी जी आदित्य को विभिन्न प्रकार की सामग्री लिखकर देते हैं और उसे वीर साधना के बारे में बताते हैं। वीर साधना से संबंधित सभी बातें करने के बाद स्वामी जी आदित्य से कहते हैं, आदित्य, मैं तुम्हें एक कंगन दूंगा जिस पर तुम्हें शाबर मंत्र का प्रयोग करना है। यह वीरों से संबंधित मंत्र ही है। यह कंगन तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। स्वामी जी आदित्य की साधना काल के दौरान पूरे 11 दिन उसी के घर में रुकने वाले थे, ताकि आदित्य का मार्गदर्शन हो सके और अगर उसे कोई भी परेशानी हो तो वह उसकी मदद कर सके। लेकिन आदित्य बहुत समझदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने स्वामी जी की सभी बातों को अच्छी तरह समझ लिया था और वह अगले दिन से ही साधना के लिए तैयार हो चुका था। आदित्य ने इस साधना के लिए घर के मंदिर के स्थान को चुना, क्योंकि वह एकांत स्थान था और पूजनीय भी था। आदित्य के मंदिर घर में वैसे भी केवल काली मां की मूर्ति ही रखी थी, जो इस साधना के लिए और भी ज्यादा उचित थी। रात के 9 बजने के बाद आदित्य लगभग 1 मीटर का लाल कपड़े का आसान बिछाता है और खुद एक काले रंग की पगड़ी अपने सिर पर बांध देता है। इसके बाद स्वामी जी के द्वारा बताई गई सामग्री जैसे मदिरा, सूखी मछली, 5 बताशे एक दूसरे आसन पर रख देता है। इसके बाद वह एक बड़े दीपक में सरसों का तेल जलाकर रख देता है और मंत्रों का उच्चारण जारी रखता है। आदित्य को वीर मंत्रों का उच्चारण पूरे 1.25 लाख बार करना था और उन्हें पूरे 11 दिनों में पूरा करना था। आदित्य जितनी देर बैठकर वह वीर मंत्र पढ़ सकता था, पढ़ता था और फिर जब वह थक जाता था तो कंगन पर शाबर मंत्र कुछ इस तरह से पढ़ता था, ओम नमो कड़ा कंगन विराजे, बैठे नरसिंह वीर चले, कड़ा सिद्ध किए वीर मायावी चले, वीर मसान चले, माहिती वीर चले, मोहने वीर चले, सामरी वीर चले, गगन वीर चले, अघोरी वीर कंगन विराजे, 52 वीर सर्व सुरक्षा दीजो मोहे, कंगन में 52 वीर होवे, आदेश गुरु गोरखनाथ को काम रूप कामाख्या की आन, पार्वती महादेव की आन, शमशान काली की आन, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। पहली रात तो आदित्य को काफी भारी लगी, क्योंकि वह नियम से सोता था, नियम से उठता था और ऐसे में आधी रात तक जागना उसके लिए काफी मुश्किल भरा रहा। साथ ही 1.25 लाख मंत्रों में उसने उस दिन केवल 5000 मंत्र ही पूरे किए थे। अगले दिन स्वामी जी ने उससे उसकी साधना का अनुभव पूछा तो आदित्य ने उन्हें बताया कि हाँ, यह साधना तो काफी कठिन है और जागना काफी भारी है। ऐसे में मंत्रों का उच्चारण ठीक तरीके से करना भी बहुत जरूरी है। तब स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पहला दिन था इसलिए तुम्हें इतनी परेशानी हुई। 3 दिन के बाद तुम्हें काफी आराम हो जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, लगभग 5 दिनों के बाद तुम्हें बामत वीर की उपस्थिति का एहसास होने लगेगा। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना कि किसी की आहट, किसी की ध्वनि से डरना मत। वह तुम्हें अपनी उपस्थिति होने का एहसास कराएगा, तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें पूरी हिम्मत से काम करना है और अपनी साधना को पूरा करना है। और याद रखना, तब तक बामत से बात मत करना जब तक वह खुद तुमसे बात करने ना आए, चाहे वह तुम्हें सामने से दिखाई ही क्यों ना देने लगे।
आदित्य स्वामी जी की सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगले दिन से पूरी आस्था के साथ साधना करना शुरू कर देता है। और ठीक वही होता है जो स्वामी जी ने बताया था कि 5 दिन बाद आदित्य को किसी की उपस्थिति का एहसास होने लगा था। वह एकांत कमरे में बैठा वीरों की साधना कर रहा था कि अचानक मदिरा का गिलास अपने आप ही जमीन पर लुढ़क गया और सारी मदिरा जमीन पर गिर गई। देखते ही देखते जमीन से वो मदिरा सूख भी गई। इस घटना से आदित्य तुरंत चौंक गया और एक बार तो उसने मंत्रों का जाप रोक दिया, लेकिन अगले ही पल उसे स्वामी जी की बात याद आ गई थी और उसने पूरी आस्था के साथ फिर से अपनी तपस्या को शुरू कर दिया। इसी तरह एक दिन आदित्य तपस्या करके वापस अपने कमरे में जा रहा था। रात के लगभग 2:30 बजे का समय रहा होगा। आदित्य ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसे अपने बेड पर किसी के बैठे होने का एहसास हुआ, लेकिन वह ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि कमरे में अंधेरा था। आदित्य घबरा गया और उसने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन बेड पर कोई भी नहीं था। तभी उसके सामने अपने आप ही बेड की चादर नीचे खिसक कर गिर गई। यह देखकर आदित्य के मन में डर पैदा होने लगा और वह उस रात अपने कमरे में नहीं सोया। जब अगले दिन उसने स्वामी जी से यह बात कही तो स्वामी जी ने उससे कहा कि अब से तुम अपने कमरे में मत सोना, बाहर ही सोना। आदित्य ने ऐसा ही किया। 10वें दिन आदित्य जब दीपक जला रहा था तब उसके कान में किसी ने धीरे से कहा, मुझे बकरे का कलेजा चाहिए। आदित्य ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आदित्य मन ही मन सोचता रहा कि आखिर यह कौन बोला। फिर अगले ही पल उसे बामत वीर का ध्यान आया कि हो सकता है कि ये उसी की आवाज हो। आदित्य दीपक जलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन दीपक नहीं जलता। एक बार फिर आदित्य के कान में आवाज आती है, मुझे बकरे का कलेजा चाहिए। इस बार आदित्य घबराकर पीछे हट जाता है। तब वह देखता है कि दीपक अपने आप ही जमीन पर गोल गोल घूम रहा है। आदित्य मन ही मन सोचता है कि बिना दीपक जलाए मेरी साधना शुरू नहीं होगी और यह आवाज शायद बामत वीर की है। आदित्य मन में फैसला करता है कि वह बकरे का कलेजा कल ही अर्पित कर पाएगा और इसी सोच के साथ जब वह दोबारा दीपक जलाने की कोशिश करता है तो इस बार दीपक जल जाता है। अगले दिन आदित्य बकरे के कलेजे के बारे में स्वामी जी और परिवार वालों को बताता है, जिसे सुनकर शकुंतला को बहुत घिन आती है और वह इस काम के लिए मना करती है क्योंकि वे लोग शुद्ध शाकाहारी थे। ऐसे में उनके घर में मांस का आना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन स्वामी जी ने शकुंतला को समझाया कि ये एक तामसिक साधना है, इसलिए इसमें ऐसा करना होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की जिंदगी बच सके तो तुम्हें अपने घर के नियम को तोड़ना होगा। शकुंतला और प्रभात जी के लिए यह काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं था। स्वामी जी के सहारे से आदित्य बकरे के कलेजे का इंतजाम कर लेता है। हालांकि इस काम में खुद आदित्य को भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह अपनी छोटी बहन को बचाना चाहता था। इसी तरह आदित्य के साथ कोई ना कोई अजीब घटना जरूर घटित होती थी। और फिर जब आदित्य आखिरी दिन तपस्या करने के लिए कमरे में जा रहा था तब स्वामी जी ने उससे कहा, बेटा आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि बामत वीर तुम्हें जरूर दिखाई देगा और तुमसे बात भी करेगा। जब वो तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हें उससे 3 वचन लेने हैं। वे 3 वचन क्या होंगे यह तुम्हें ही तय करने हैं। इसमें तुम्हारी बहन की जिंदगी भी बसती है, बाकी तुम समझदार हो। और मैंने जो तुम्हें कड़ा दिया है, आज की साधना इस कड़े के अंदर दीपक रखकर ही करनी है। इस कंगन को सिद्ध करना तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। तुम्हें जब भी जरूरत महसूस होगी, तुम्हें वीरों की जरूरत है, तब तुम उससे मदद मांग सकते हो। आदित्य स्वामी जी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और एक बार फिर तपस्या के लिए बैठ जाता है। उस दिन आदित्य मदिरा के साथ साथ बकरे का कलेजा भी अपने साथ में शामिल करता है। उस रात जब आदित्य तपस्या कर रहा था तब उसे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसकी कमर पर हाथ रख रहा है, लेकिन वह पीछे पलट पर नहीं देखता। आदित्य के 1.25 लाख जप पूरे होने वाले थे, लेकिन अभी भी उसे बामत वीर दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि आदित्य यह तो समझ चुका था कि बामत वीर इस कमरे में आ चुका है। जैसे जैसे वह अपने जप को पूरा कर रहा था,
उसके दिल में एक शंका पैदा हो रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी साधना बेकार रह जाए और उसे वीर के दर्शन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदित्य पूरी तरह से जप करने के बाद कंगन पर शाबर मंत्र का उच्चारण जारी रखता है और फिर अचानक कंगन अपने आप ही हवा में उठकर नाचने लगता है। कंगन से एक अदृश्य शक्ति निकलती है और फिर अचानक कंगन अपने आप ही हवा में उड़कर दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। कंगन के नीचे गिरने पर सफेद रोशनी तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है और वह कंगन दिखना ही बंद हो जाता है। फिर आदित्य के कानों में आवाज आती है, हे महापुरुष, बता क्या चाहिए तुझे। यह आवाज उस सफेद रोशनी से ही आ रही थी। अचानक इस तरह एक अनजानी आवाज को सुनकर आदित्य कुछ देर के लिए गहरे सदमे में चला जाता है, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आती है, बता क्या चाहिए तुझे। आदित्य जैसे होश में आता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन में तेज हो चुकी थी, क्योंकि वह कोई साधक या तांत्रिक नहीं था जो अपने आप को मजबूती से किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा कर लेता। वह अपने मन को शांत करता है, फिर कहता है, मुझे तुमसे 3 वचन चाहिए। आवाज आती है, अवश्य। आदित्य कहता है, मैं जब भी तुम्हारा आवाहन करूं तुम्हें मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। आवाज आती है, हो। आदित्य कहता है, मेरी छोटी बहन के शरीर में एक बेहद खतरनाक प्रेत मौजूद है जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। उस प्रेत से तुम्हें लड़ना है। आवाज आती है, हो। आदित्य तीसरा वचन लेता है। वह कहता है, तुम्हें मेरे परिवार और मेरी 7 पीढ़ियों तक की रक्षा करनी है। बामत वीर इस पर भी मान जाता है, लेकिन फिर वह बामत वीर कहता है, यह तो तुमने अपने वचन मुझसे ले लिए, अब तुम्हें मेरे भी कुछ काम करने होंगे। यह सुनते ही आदित्य चौंक जाता है, क्योंकि स्वामी जी ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आदित्य कहता है, काम? कैसे काम? बामत वीर कहता है, तुम्हें हर शनिवार को मुझे भोग लगाना होगा। भोग में मदिरा और बकरे का कलेजा या फिर सूखी मछली देनी होगी। आदित्य इसके लिए राजी हो जाता है। वह कहता है, ठीक है, और दूसरा वचन? बामत वीर कहता है, महाकालेश्वर के मंदिर जाकर 52 लोगों को खाना खिलाना होगा, और तीसरा वचन है कि तुम कभी भी मुझे रविवार के दिन नहीं बुलाओगे, चाहे तुम्हें कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए। यह सब सुनने के बाद आदित्य सोचता है कि इन सब में तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। इसीलिए वो बामत वीर को 3 वचन दे देता है। फिर धीरे धीरे वो सफेद रोशनी कम होने लगती है और कंगन उड़ता हुआ अपने आप ही आदित्य के पास आ जाता है। फिर धीरे धीरे दीपक की लौ अपने आप काम होने लगती है। आदित्य की नजर जैसे ही दीपक पर पड़ती है, वह देखता है कि तेल खत्म हो रहा है। इसके साथ ही उसकी साधन भी खत्म होती है। वह जमीन पर अपना माथा टेकता है और उस कंगन को चूमता है। आदित्य सारा सामान समेटकर बाहर जाता है। बाहर स्वामी जी बेचैनी के साथ इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही उनकी नजर आदित्य पर पड़ती है, वह आदित्य के चेहरे को गौर से देखते हैं और फिर उसका संतुष्टि भरा चेहरा देखने के बाद स्वामी जी भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि आदित्य की साधना सफल रही। इसके बाद आदित्य स्वामी जी को अपने साथ हुई पूरी घटना का विवरण देता है, जिसे सुनकर स्वामी जी आदित्य की कमर पर थपथपाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। स्वामी जी आगे कहते हैं, लेकिन पहले तुम्हें बामत वीर के सारे वचन पूरे करने होंगे। कल शनिवार है, इसलिए कल तुम्हें भोग लगाना होगा और परसों तुम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के लिए निकल जाना और जितना जल्दी हो सके 52 लोगों को खाना खिलाकर आना। फिर वीर का आवाहन करके अपनी बहन को उस दुष्ट प्रेत से बचा लेना। आदित्य ठीक ऐसा ही करता है। वह अगले दिन बामत वीर को उसकी बताई हुई चीजों का भोग लगाकर रात को ही उज्जैन के लिए निकल जाता है और रविवार के दिन वह 52 लोगों को खाना खिलाता है। फिर जैसे ही वह वापस आता है तो एक बार फिर वह स्वामी जी के साथ प्रीति के कमरे में जाता है, लेकिन प्रीति कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आदित्य घबराकर शकुंतला से पूछता है, मां, प्रीति कहाँ है? वह तो कमरे में है ही नहीं। और फिर सभी लोग प्रीति को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं,
कोई नहीं समझ पाता कि आखिर प्रीति कहाँ गायब हो गई, जबकि घर के दरवाजे हमेशा बंद ही रहा करते थे। यहां तक प्रीति का कमरा भी हमेशा बाहर से ही बंद रहता था। प्रीति को गायब देख एक बार फिर शकुंतला का दिल बैठ जाता है और वह फूट कर रोने लगती है। तब प्रभात जी उन्हें गुस्से में बोलते हैं, शकुंतला, हम अपनी बेटी को ढूंढे या तुम्हें चुप कराए? तुम हिम्मत से काम क्यों नहीं लेती हो? यह सब किया कराया भी तुम्हारा ही है और अब रोकर दिखा रही हो। आदित्य अपने पिता को समझाता है, पापा, आप गुस्सा क्यों करते हैं? मां का रोना जायज है। फिर आदित्य अपनी मां को भी समझाता है, मां, आप चिंता मत करो। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं छोटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने इतने दिन साधना की है, मैं इसे जाया नहीं जाने दे सकता। आदित्य दोबारा प्रीति के कमरे में जाता है। उसके हाथ में वही कंगन था जिसको उसने सिद्ध किया था। वह उस कंगन को अपने कान के पास लाता है और फिर धीरे से कहता है, मेरी छोटी बहन कहाँ है? तब उस कंगन से आवाज आती है, बिस्तर के नीचे। यह सुनते ही आदित्य अपने आप को सतर्क करता है और हिम्मत करते हुए जैसे ही बेड के नीचे झांकता है तो देखता है कि प्रीति खून से सनी हुई जमीन पर चिपक कर लेटी है। आदित्य घबरा जाता है और तुरंत उठ जाता है। वह स्वामी जी को आवाज लगाता है। स्वामी जी के साथ प्रभात और बाकी लोग भी आते हैं। आदित्य कहता है, प्रीति बिस्तर के नीचे है। इतना कहकर आदित्य नीचे झुककर प्रीति को आवाज लगाता है, प्रीति, बाहर आ बाबू। लेकिन प्रीति बाहर नहीं आती, बल्कि जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसके इस तरह करने से आदित्य घबरा जाता है और स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी, मुझे छोटी की हालत ठीक नहीं लग रही, आप देखिए ना क्या हुआ। स्वामी जी दूसरी ओर से प्रीति को झांक कर देखते हैं तो उसका भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं। प्रीति की आंखें किसी बिल्ली की तरह चमक रही थीं और वह मुस्कुराकर स्वामी जी को देख रही थी। स्वामी जी भी प्रीति को आवाज लगाते हैं ताकि वह बाहर आ जाए, लेकिन प्रीति एक खून की तेज फुहार स्वामी जी के मुंह पर फेंक देती है, जिससे स्वामी जी भी घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। प्रीति का यह रूप देखकर घर वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं। गौरव और शकुंतला तो कमरे से बाहर भाग जाते हैं। प्रभात जी भी बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी स्वामी जी कहते हैं, कमरा बंद करो, कमरा बंद करो। यह सुनते ही प्रभात जी कमरा बंद कर देते हैं, लेकिन बाहर नहीं जा पाते और इतने में ही प्रीति भी बिस्तर से स्पीड के साथ जमीन पर ही खिसकती हुई बाहर आ जाती है और दीवार के कोने में सटकर बैठ जाती है। उसके मुंह से खून टपक रहा था। आदित्य और स्वामी जी की नजर प्रीति के एक बांह पर पड़ती है तो वे देखते हैं कि उसकी बांह का कुछ हिस्सा गायब है, यानी कि प्रीति ने अपने ही मांस को खा लिया था, इसलिए उसका मुंह खून से सना हुआ था। आदित्य तो प्रीति की हालत देखकर रोने लगता है। तभी स्वामी जी कहते हैं, आदित्य, यह तुम्हारे घबराने का समय नहीं है। तुम इसके भाई हो और तुमने इसके लिए साधना की है। अब समय आ गया है कि तुम इसके अंदर के प्रेत को बाहर निकालो और प्रीति को मुक्ति दो। आदित्य स्वामी जी से पूछता है, हाँ, लेकिन कैसे? स्वामी जी कहते हैं, इस कंगन के जरिए ही तुम बामत वीर को बुलाओ और उसे आदेश दो। आदित्य ठीक ऐसे ही करता है। वह कंगन को अपने कान के पास लगाता है और बामत वीर का आवाहन करता है और कुछ ही सेकंड में वीर आदित्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। देखते ही देखते आदित्य को खुद में एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। उसकी नसें दिखने लगती हैं, रगों में खून तेजी के साथ दौड़ने लगता है। तभी स्वामी जी कहते हैं, वीर विराजे, वीर विराजे, खत्म कर दो इस प्रेत को। इतना सुनते ही आदित्य प्रीति के गले को जोर से पकड़ लेता है। तब प्रीति के मुंह से अजीब सी दबी दबी सी आवाज आने लगती है। प्रभात जी स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी, यह क्या हो रहा है? आदित्य, छोड़ो प्रीति को, वह मर जाएगी। स्वामी जी प्रभात को समझाते हैं, घबराओ मत, यह चोट प्रीति को नहीं, प्रेत को लग रही है। प्रभात जी घबराकर कहते हैं, लेकिन स्वामी जी, वो गला तो प्रीति का ही दबा रहा है ना, प्रेत तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। स्वामी जी प्रभात जी को हाथ के इशारे से आश्वासन देते हैं, इसलिए प्रभात जी शांत हो जाते हैं। फिर अगले ही पल प्रीति आदित्य से खुद को छुड़ा लेती है
और कमरे में तेजी के साथ इधर से उधर भागने लगती है। साथ ही साथ वह सामानों को उठा उठाकर आदित्य के ऊपर फेंक रही थी, जिससे आदित्य के शरीर पर भी कुछ चोटें लगती हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। इसके बाद बामतवीर एक मुद्रा बनकर जमीन पर बैठ जाता है और मां काली का जाप करने लगता है, और देखते ही देखते आदित्य की आंखें लाल होने लगती हैं, जैसे उसकी आंखों में गुस्सा समा रहा है। और फिर अगले ही पल वह प्रीति के बालों पर लपकता है। वह बालों को घसीटता हुआ गोल गोल 7 चक्कर लगाता है। इसके बाद वह प्रीति के सिर से 7 बालों को तोड़ता है और फिर स्वामी जी के हाथ में देकर कहता है, इन बालों को जला दो। तभी प्रभात माचिस लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन प्रीति उसी समय आदित्य के हाथ से खुद को छुड़ा लेती है और कमरे से बाहर भागती है। स्वामी जी भी प्रीति के पीछे भागते हैं। वह प्रीति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह घर में मौजूद सभी लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। आदित्य भी प्रीति को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी तरह प्रीति उसके हाथ से छूट जाती थी। सुबह के लगभग 8 बजे का समय था। वह समय आशा के आने का भी था। जैसे ही आशा दरवाजा खोलती है तो घर में प्रीति को भगता देख वह भी हैरान रह जाती है और दरवाजे पर जैसे कि तैसी खड़ी रहती है, लेकिन तब तक प्रीति की नजर दरवाजे पर जा चुकी थी। वह मुस्कुराकर आदित्य और स्वामी जी को देखती हैं। वे दोनों भी समझ जाते हैं कि प्रीति मुस्कुरा क्यों रही है, क्योंकि उसने बाहर का दरवाजा खुला हुआ देख लिया है। प्रीति तेजी के साथ बाहर के दरवाजे की ओर भागती है। तभी स्वामी जी आशा से कहते हैं, प्रीति को पकड़ो, रोको प्रीति को। और आशा भी उसी समय अपनी फुर्ती दिखाते हुए प्रीति को पकड़ लेती है। हालांकि प्रीति के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन तब तक आदित्य, प्रभात और गौरव भी प्रीति को अपने काबू में कर लेते हैं। आशा तुरंत दरवाजा बंद करती है और फिर प्रभात स्वामी जी को माचिस देता है। वे तुरंत प्रीति के बालों को जला देते हैं और फिर प्रीति बुरी तरह चिल्लाने लगती है। वह खुद को सबके चंगुल से छुड़ा लेती है और छटपटाने लगती है। वह अपने हाथ पैर बुरी तरह जमीन पर मार रही थी। कभी अपना माथा मारती तो कभी अपने हाथ पैर मारती। घर वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी के काबू में नहीं आ रही थी और फिर देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह बेहोश होती है, आदित्य कुछ सेकंड के लिए प्रीति को देखता रहता है, फिर जाकर उसके बालों को छूता है। जैसे ही आदित्य यानी कि उसके अंदर बामन वीर को यह खबर होती कि प्रेत प्रीति के शरीर से जा चुका है, तो आदित्य भी बेहोश हो जाता है। गौरव तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। कुछ ही देर में दोनों को होश भी आ जाता है। प्रीति बिल्कुल होश में थी, लेकिन उसके शरीर में बहुत दर्द था। वह लगातार रोए जा रही थी। शकुंतला प्रीति को यह बात बता देती है कि उनकी असलियत घर वालों के सामने आ चुकी है, जिसे सुनकर प्रति भी बहुत शर्मिंदा थी। वह आदित्य से नजर भी नहीं मिल पा रही थी और ना ही शकुंतला आदित्य का एहसान चुका सकती थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य को भी इस बात का बहुत दुख था कि उसकी माँ और बहन उसके बारे में क्या क्या सोचते थे, जबकि उसने तो हमेशा ही शकुंतला को अपनी सगी माँ से बढ़कर माना। खैर, कुछ दिन बाद रक्षाबंधन भी था। प्रीति हर साल अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती थी, लेकिन इस बार आदित्य का मन बहुत ही उदास था। उसके मन में बस बार बार यही ख्याल आ रहा था कि प्रीति तो उसे अपना भाई मानती ही नहीं है। शकुंतला और प्रीति के मन में भी रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आदित्य से किस तरह से माफी मांगे। जिस आदित्य को शकुंतला अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, उसी आदित्य ने उसकी बेटी की जान भी बचाई थी। आदित्य फैसला करता है कि वह रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही कहीं बाहर चला जाएगा, क्योंकि इस बात को वह भी समझता था कि प्रीति और मां उसे अपना सगा नहीं मानती हैं। इसलिए वह ऐसा कोई त्योहार क्यों मनाए जिसमें रिश्तों के बारे में बताया गया हो। इसलिए वह रक्षाबंधन के एक दिन पहले सुबह सवेरे ही अपना सामान पैक करके बाहर जाने लगता है। उसकी माँ उसके लिए नाश्ता निकालती है, लेकिन वह नाश्ता नहीं करता और कहता है, नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, लगभग 2 या 3 दिन में ही लौटूंगा।
प्रभात जी को भी आदित्य के व्यवहार को समझने में देर नहीं लगती, इसलिए वह आदित्य से कुछ नहीं कहते। लेकिन तभी प्रीति नजरें झुकाए बाहर आती है और कहती है, भैया क्या रक्षाबंधन भी नहीं मनाओगे? ये सुनते ही आदित्य खामोश खड़ा रहता है, कोई कुछ नहीं कहता। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया है। फिर प्रीति गला भर के बोलती है, भैया कम से कम राखी तो बंधवा लो। मैं हर साल आपके राखी बांधती थी, इसीलिए तो आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। क्या बस अब तक ही आपका रक्षा करना फर्ज था? आगे मेरी रक्षा कौन करेगा? आदित्य का गला भी भर आया था। वह खुद को संभालता है और आगे कहता है, क्या बात कर रही है छोटी? मैं तो हमेशा ही तेरी रक्षा करूंगा, कभी तुझे कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। प्रीति के आंसू बहने लगते हैं और वह आदित्य के गले जा लगती है और कहती है, तो फिर बिना राखी बंधवाए बाहर क्यों जा रहे हो? साल में एक ही बार तो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आता है। लोग तो इसे केवल एक त्योहार और रस्म के तौर पर मानते हैं, लेकिन आपने तो इस त्योहार की लाज रख ली, इस बंधन को अच्छी तरह निभाया, जबकि हमने आपको कभी नहीं समझा। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमें माफ कर दीजिए। अब पहली बार मैं यह त्योहार दिल से मनाना चाहती हूँ। आदित्य भी अपने हाथ से बैग नीचे छोड़ देता है और प्रीति को थाम लेता है। वह प्रीति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, रो क्यों रही है छोटी? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुझसे राखी जरूर बनवाऊंगा। भाई बहन का प्यार देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर अगले दिन सभी लोग खुशी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो सच में मैंने आपसे कहा था ना कि जब स्टोरी का एंड होते होते आपकी आंखों में आंसू डेफिनेटली आ ही जाएंगे। जब पहली बार स्टोरी मेरे सामने आई तो मैंने भी अपने आप को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन इतना दर्दनाक हादसा सुनकर और आखिर में उसे प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और जिस भाई को वह अपना भाई नहीं मानती थी वही अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाता है। तो अब तक उसने जो गलतियां की और अब जैसे पश्चाताप की आग में वह जल रही है ना, वही उसकी सबसे बड़ी माफी है। जब अंदर से जलन पैदा होगी और उसको अपने ही किए पर शर्म आएगी, अपने आप से ही नजर नहीं मिल पाएगी, यही सच्ची रूप से उसकी अंदर से माफी मांगने वाली अवस्था है। और जितने भी उसने पाप किए हैं उन सभी का वह प्रायश्चित भी है। और अब वह अपने दिल से अपने भाई को राखी बांधेगी और शायद जीवन में यह प्रेम अब कम होने की बजाय हमेशा बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, आप में से ऐसे साथी भी हैं क्या जिनका आखिर में आकर के मेरे जैसे आंसू आ गए हों? अगर है तो भाई कमेंट में जरूर बताना। क्या ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या आप सभी के साथ ऐसा होता है?